the force of interaction between the two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, तो ये कूलम्स लॉ हो गया। अब चलो बच्चों एक बार कूलम्स लॉ हम पूरे फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर बात वैक्यूम की जा रही है तो इसकी वैल्यू सीधे आप 9 × 10⁹ लिखते हैं, एंड मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये कूलम्स लाइन वैक्यूम हो गया, कूलम्स लाइन वैक्यूम हो गया। ठीक है, ये कूलम्स लाइन वैक्यूम है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 9 × 10⁹ मॉड ऑफ Q1 Q2 आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, अब चाहे तो याद रखें ना, ये वैक्यूम का लॉ है। ठीक, अब साहब वैक्यूम तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो कम से कम हवा है, कम से कम क्या है, हवा है। तो कूलम्स लाइन मीडियम डिफाइन करने से पहले एक चीज़ बताऊं, एप्सिलॉन, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन 0 टाइम्स के। अब वेयर के क्या है भाई, के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक अनदर टर्म डिफाइन हो गया। ठीक है, के इट्स मेजर the ability of the substance to hold charge of the medium, a substance to hold charge। ठीक, के की वैल्यू, लेकिन के की चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। इसकी चर्चा आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर capacitance. You have to wait for it, but for here, for using the concept, I will write some usual K which are used in our K vacuum की वैल्यू 1 होती है, K एयर की वैल्यू 1.008 होती है, K मर्क्यूरी की वैल्यू 6, K H2O की वैल्यू 81। ठीक है, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। वैसे जिस मीडियम के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाएगा उस मीडियम के आपको दिया जाएगा या के कैलकुलेट करने के लिए आएगा, व्हाट्सोएवर अभी न्यूमेरिकल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग कूलम्स लाइन मीडियम लिखेंगे। कूलम्स लॉ इन मीडियम, किसी मीडियम में कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाएगा, F medium is equal to 1/4πε mod of Q1 mod of Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी एप्सिलॉन को आप अगर कन्वर्ट कर दें 1/4πε0 के, तो mod of Q1 mod of Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, FM की वैल्यू हो गई है। तो अब ज़रा गौर से देखिए, FM अगर हम इसे 1/k को बाहर रख दें तो ये 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1/k टाइम्स एफ वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एफ वैक्यूम के बराबर हो जाएगा 1/4πε0 एफ वैक्यूम। तो ये कूलम्स लॉ किसी मीडियम के लिए और कूलम्स लॉ वैक्यूम के लिए डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर एप्सिलॉन 0 भी मैंने डिफाइन कर दिया। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जो है इसे अगर चाहें तो याद रखें। वैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बार जेई के अंदर इसकी डायमेंशन पूछी गई है। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक उल्टा, ठीक है, इसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बार पूछा जा चुका है जेई मेन के अंदर। ओके, तो ये रहा आपका कूलम्स लॉ इन वैक्यूम और कूलम्स लॉ इन मीडियम, ये 2 बातें हो गई। अब हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, इसके जो न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट्स उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पहले हम लोग इसका कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख देते हैं और इसको आप लोग नोट कर लें। तो एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए पूरा। ओके, ये आपके सामने है, स्लाइड चल रही है, इसे आप देख लें। ये वैक्यूम के लिए भी डिफाइन है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इसमें नंबर 1, कूलम्स law is not an universal law। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। नंबर 2, कूलम्बियन फोर्सेस आर मीडियम डिपेंडेंट। नंबर 3, कूलम्बियन फोर्सेस आर central forces that is they directed along the line joining two charges। Number 4, Coulombian forces are conservative forces। Coulombian forces are conservative forces। Coulombian forces are conservative forces। Number 5, Coulomb's law is valid only for static point charges। Coulomb's law is valid only for static point charges। Coulomb's law is valid only for static point charges। Coulombian forces are stronger forces than gravitational forces। ठीक, 7वां पॉइंट, Coulomb's law is valid up to atomic distances।
न्यूक्लियस के अंदर फेल कर जाता है, क्योंकि कि आप जानते हैं बड़े न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं एक साथ रहते हैं। वैलिड अप टू एटॉमिक डिस्टेंसेस, तो ये एटॉमिक डिस्टेंसेस तक वैलिड है। ठीक, आज का जो डिस्कशन मैंने किया है ये मैं आपको वीडियो के लिंक के नीचे ये दोनों चीज़ें पोस्ट कर दूंगा, तो कृपया करके आप वीडियो को ध्यान से सुने और ये जो हम पोस्ट करेंगे इसे आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए और ये पूरा कूलम्स लॉ डिस्कस हुआ। तो हम इसकी अभी पोस्ट इसका हम फोटो भी खींचकर आपको दे रहे हैं और ये वीडियो पूरा पोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम आपको इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बात और डिस्कस करना रह गया है, जरा सा उसे भी डिस्कस कर दें ताकि ये काम खत्म हो। हो सकता है आईसी बोर्ड का भी दिमाग घूम जाए, तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी लगता है कि कभी हो सकता है पूछ ले। अच्छा, एक बात और मेंशन कर देना चाहिए यहाँ पर, पॉइंट नंबर 8, कूलम्बियन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, कूलम्बियन फोर्सेस between two charges is independent of other charges present in the system, other charges present in the system। ठीक, इस पॉइंट को बहुत कायदे से याद रखिएगा, मैं इस पर रेड मार्क लगा रहा हूँ। एक ये 8 नंबर का पॉइंट, ये पॉइंट, इसे बहुत कायदे से याद रखिएगा। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कूलम्बियंस, और एक पॉइंट आपको ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ये हमारे काम के पॉइंट हैं। तो ये रहा आपका कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, वैक्यूम में और मीडियम में। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। क्या है अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक? कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमारे वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 11th में बहुत कायदे से मुझसे वेक्टर पढ़ा था उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये बहुत ही सिंपल और आसान है। कैसे समझेंगे हम इसे, अभी आप लोग देखिए। ठीक है, अच्छा, हमने वहाँ कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी में एक चीज़ लिखी हुई है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वहाँ पर, कि ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं एक ही लाइन में ऐड करके। चलिए एक 3 डायमेंशनल फिगर का वो बनाते हैं, एक्सिस। हम यहाँ पे 2 ही एक्सिस दिखा रहे हैं लेकिन हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारे 2 पॉइंट हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हमने R1 लिया हुआ है। अब आप सबको रिकॉल हो गया होगा कि इस R1 में 3 चीज़ें छुपी हुई हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। इसी तरीके से हम एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम R2 कह रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक चार्ज C1 रखा हुआ है, हमने एक चार्ज C2। चलो अभी फिलहाल मान लेते हैं कि दोनों प्लस के चार्जेस हैं। इस केस में हम देखते हैं कि इसे हमने ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा क्योंकि कि फिगर में दिख रहा है कि दोनों प्लस के हैं। तो ये जो रिपल्सन का फोर्स है Q2 की वजह से Q1 जो महसूस करेगा वो इस डायरेक्शन में, इसे हम F12 कहेंगे। उसी तरीके से Q1 Q2 की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में, और ये हमारा होगा F21। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको याद आ जाना चाहिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या हो सकती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 माइनस R1, या एक और दूरी हो सकती है R1 माइनस R2। अब ये दोनों ही दूरी सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क होने की वजह से मैंने ऐसे लिखा है। तो चलो बेटा पहले हम F21 लिखते हैं और बाद में हम F12 भी लिख लेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, F21, तो F12 सॉरी
F12 क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। जरा Q2 से Q1 की तरफ की डायरेक्शन देखो। F12 की डायरेक्शन यानी हमारा ये वाला वेक्टर काम आएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। बेटा ये पूरा स्केलर है, ये पूरी क्वांटिटी हमारी स्केलर है। ये जो हमने इसके अंदर लिखा ये स्केलर है, अभी वेक्टर नहीं आया है। अब वेक्टर लाने के लिए हमें यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। आपको याद आ जाना चाहिए, क्लास 11 में मैंने आपके सामने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था। अ वेक्टर विच इज डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यह मैथमेटिकल टूल होता है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है F12 की, 2 से 1 की तरफ। तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ लिख देना है R2 to 1। ये हो गया हमारा वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? 4 से 1 की तरफ है। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर कुछ लोग भूल गए होंगे तो हम यहाँ पर याद भी दिला देते हैं कि ये R21 जो डिफाइन हुआ है हमारा, वो क्या डिफाइन हुआ है? मॉड ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड, यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे अपना F21। अब F21 भी डिफाइन कर लो भाई। क्या डिफाइन किया आपने? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q1। ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो अब ड्यू टू Q1, अब इसके लिए भी मैग्नीट्यूड वर्जन तो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस भी सेम है, तो ये तो सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर डिफाइन बदलेगा क्या? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और वेक्टर के बाहर जो यूनिट वेक्टर लगेगा वो क्या हो जाएगा? R12। R12 की वैल्यू क्या होगी? R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ठीक, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब मैं एक बात बताओ, जब ये दोनों बराबर हैं, ये डिस्टेंस भी बराबर है, खाली डायरेक्शन का फर्क है, तो तुम ये तो लिख ही सकते हो ना कि R21 इज इक्वल टू माइनस का R12। ओहो, जब ये हो गया तो जरा गौर से देखो, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21 लिखा जाएगा। और ये आपको अगर याद आए तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। याद आया? नहीं याद आया? चलिए, नहीं याद आया तो याद आ जाना चाहिए आपको कि फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। दिस इज द स्टेटमेंट विच आई dictated you in class 11th while I am discussing Newton's third law of motion. Forces always exist in pair। अर्थात जब Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो सेम टाइम पर Q1 भी Q2 को रिपेल ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों का नेचर सेम है। तो हेंस यहाँ पर अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आया। हेंस कूलॉम्स लॉ इज consequence of Newton's third law of motion। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सिक्वेंस है कूलॉम्स लॉ। ओके, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े बहुत, उसके बाद फिर हम इसका वेक्टर वर्जन आपको दिखाएंगे। ठीक।